कैप्सूल एकेडमी पेश करता है इस्लामिक स्टॉक्स डॉट इन के साथ एथिकल फाइनेंस का आपका नया दरवाजा। यहाँ है कैप्सूल फ्लैशबैक, जहाँ हम आपकी स्टॉक मार्केट तालीम को हलाल इन्वेस्टिंग के साथ मजबूत बनाते हैं। आज के तेज रफ्तार फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलाल इन्वेस्टिंग आपके पैसे को वैल्यूज के साथ जोड़ता है, एथिकली, रिस्पॉन्सिबली और पावरफुल तरीके से। हमारे एक्सपर्ट्स के इंसाइट से आप सीखेंगे डॉक्टर फैसल जैदी, महबूब कुरैशी, डॉक्टर नईम शरीफ, शादाब भाई और नदीम अहमद, जहां नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलती है। 1 जून से 31 अगस्त तक का मौका। हमारे एक्सक्लूसिव कैप्सूल फ्लैशबैक सीरीज से जुड़िए। क्यूआर कोड स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। जी, आज हम लोग एक जो सेशन आज स्टार्ट करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैशबैक का सेकंड लास्ट सेशन हो रहा है, सेक्टर रोटेशन। इसके बाद कल जो 31 अगस्त होगा हमारा लास्ट सेशन होगा, जो रिस्क रिवार्ड रेशो है। जैसे आप लोग सब जानते होंगे कि हम लोग फ्लैशबैक के अंदर बहुत ढेर सारे टॉपिक को क्लियर किए। पहले हम लोग ने बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक शेयर ऑफ मार्केट सिखाए। उसके बाद हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजी है, चाहे वो कैप्सूल 1.0 हो, 2.0 हो, 3.0 हो, या हमारे बॉटम सनफ्लावर 5 स्टार स्ट्रेटेजी, या ईएमए कंसेप्ट, या हम लोगों के एसएमसी कंसेप्ट हो, या एसएमसी की स्ट्रेटेजी हो, या हमारे जितनी भी स्ट्रेटेजी है, हम लोग ने जो 5 स्टार स्ट्रेटेजी हो गई है, गोल्डन शीट हो गई है, एसएमसी हो गया है, और भी बहुत ढेर सारी चीज हम लोग ने सब फ्लैशबैक के सेशन के अंदर स्ट्रेटेजी वाइज हम लोग ने लोगों को बताया। लोगों को बता लेने के बाद हम लोग ने आप लोगों को 2 टूल्स ऐसे दिए हुए हैं जो आप सब लोगों को इंशाल्लाह फायदा ही कर रहा होगा, जिसका नाम है, एक तो हम लोग ने ये कैप्सूल खजाना, आप सब लोग उसको यूज करते होंगे। कैप्सूल खजाने के अंदर हम लोग ने जितनी भी स्ट्रेटेजी आप लोगों को सिखाए थे, तो उसके अंदर आप सब लोगों को, जैसे एसएमसी ट्रेन हो गई, ट्रेन नंबर 9020 हो गई, फार्म हो गया, सनफ्लावर हो गया, शीड हो गया। उसके बाद हम लोग ने ये 1.0 है, फिर ये 2.0 के फार्म हो गए, 2.0 के सनफ्लावर हो गए, ईएमए का सनफ्लावर हो गया, बॉटम सनफ्लावर, फोर्थ सिस्टर, फिर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, परफेक्ट डेली, परफेक्ट वीकली कैप्सूल, ये सब जितने भी हम लोग कम्बो ट्रेन एफआईआई डीआई के अंदर ट्रेड होते हैं, ये सब हम लोग ने कैप्सूल खजाने के अंदर आप लोगों को ये प्रोवाइड करके दिया कि आप लोगों को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। आप लोगों के पास ये स्कैनर बना के दिया हुआ है कैप्सूल खजाने के अंदर। जो स्कैनर में आता है वो स्कैनर को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आप लोगों को बता दिए। इससे आप लोगों को आसानी हो गई कि स्टॉक आप लोगों को कहीं से ढूंढ के नहीं लाना है, यही स्टॉक के अंदर से हम लोगों को पिकअप करना है, या हम लोगों को स्टडी पर्पज से रखना है, या हम लोग इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने आप लोगों को एक चार्टिंग का स्कैनर भी दिया। फिर उसके बाद हम लोग ने एक इस्लामिक स्टॉक स्कैनर भी, जो आप सबके मोबाइल में होगा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर भी बहुत ढेर सारे स्कैनर लगे हुए हैं जो फ्री ऑफ चार्ज हैं। तो वो भी स्कैनर का जो लोग ने भी उसके अंदर नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ है, तो उन लोगों को जब पूरी क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो वो स्टॉक भी आप लोगों को हलाल स्टॉक बता देता है। इसके अंदर कैप्सूल खजाने के अंदर जो भी स्टॉक आते हैं, जैसे यहाँ पे अगर कोई स्टॉक दिख रहा है, तो ये चीज नहीं होती थी कि भाई ये स्टॉक अगर कोई चीज को मैं लेता हूँ तो ये स्टॉक हलाल है या हराम है, या बोलना चाहिए कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है। हम लोगों को इसको यहाँ से नहीं पता चलता था। कोई स्टॉक अगर कभी हमारे ट्रिगर यानी फॉर्म में आ गए या कोई और स्क्रीनर में आए हैं, तो सबसे पहला काम हम लोगों को करना होता था कि हम लोग इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर में जाके वो स्टॉक को देखते थे कि वो सरिया कंप्लाइंट है कि नॉन कंप्लाइंट है। तो इसलिए हम लोग ने इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर में भी ये सब स्क्रीनर को डाल दिए। जब कोई भी जैसे परफेक्ट कैप्सूल अगर बनता है या बॉटम सनफ्लावर आता है, तो बॉटम सनफ्लावर खुद आप लोगों को इस्लामिक स्टॉक के अंदर भी दिखाई देते हैं। तो उससे आसान हम लोगों को ये हो गया है कि किसी के बताए हुए स्टॉक में ना जाते हुए जो भी स्क्रीनर के ऊपर जो लोग काम करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं, मीडियम टाइम के लिए काम करते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए काम करते होंगे, तो उन लोगों को स्टॉक खुद ब खुद थाली में सजा के आप लोगों को मिल जाता है, किसी से आपसे पूछने की जरूरत नहीं। तो एक ये चीज थी, हम लोग ने आपको ये भी बताया। अब चूंकि हम लोग अब सब तरीके से स्ट्रेटेजी देख लिए, हमारे स्टॉक ट्रिगर हो गए, लेकिन एक जो आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर।
उसका वजह ये है कि आप लोग अगर जब तक सेक्टर रोटेशन को सही तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, सेक्टर रोटेशन को आप लोग सही तरीके से नहीं पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो उसके अंदर आप लोगों को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सेक्टर रोटेशन को आप सही तरीके से पिकअप कर लिए, आप कोई अगर स्टॉक ले रहे हैं और वो निफ्टी के मुकाबले में या और कोई ऐसे सेक्टर है जो सेक्टर आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, या सेक्टर के अंदर बाइंग नहीं आ रहे हैं, एफआईआर उसके अंदर एंट्री नहीं बना रहे हैं, या सेक्टर बुलिश नहीं है, तो क्या होता है, वो हमारे ऐसे स्टॉक जो बुलिश नहीं होने वाले सेक्टर होते हैं, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर बहुत ढेर सारी सेलिंग के प्रेशर आता है और हमारे स्टॉक 10-10%, 20-20% तक हम लोगों के पोर्टफोलियो डाउन हो जाते हैं और स्टॉक भी डाउन हो जाता है। हम लोगों को निकलने का मौका नहीं मिलता है और हम लोग क्या हो जाते हैं, उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, हमारे बहुत ढेर सारे अमाउंट उसके अंदर लग जाते हैं। फिर हम लोग काफी वक्त तक वही स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में संभाल के रखते हैं और रिवर्स होने का हम लोग इंतजार करते हैं। अब सेक्टर रोटेशन क्यों इतना जरूरी है, मैं आप सब लोगों को आज बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई सेक्टर रोटेशन चीज क्या होती है। आप सब लोग आप जानते होंगे कि भाई सेक्टर रोटेशन को कहाँ से देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। आप सब लोग ये आप लोग क्या करें, अपने गूगल के अंदर एनएससी इंडाइसेस अगर आप लोग टाइप करेंगे, जब टाइप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा निफ्टी इंडाइसेस। ये है जो हमारे एनएससी की वेबसाइट है, उसके अंदर ही निफ्टी इंडाइसेस आप लोगों को मिलेगा। जब आप लोग ये गूगल में सर्च करेंगे तो आप लोगों को प्लेटफॉर्म चाहे मोबाइल से हो चाहे आपके लैपटॉप से हो, तो आप लोगों को इंडाइसेस ऐसे नजर आएगा। यहाँ पे मार्केट डेप्थ है, इंडाइसेस है, ऑफरिंग है, रिपोर्ट्स है, ये सब के अंदर आप लोगों को क्या करेंगे, इंडाइसेस के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को इंडाइसेस दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ से भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कैसा है, अब यहाँ से जो नजर आ रहा है उसके अंदर थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये फिक्स्ड इनकम यानी डेप्थ में जाता है। हम लोग इसके अंदर कभी काम नहीं करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं ये इक्विटी के अंदर काम करते हैं। इक्विटी को उन्होंने 4 डिवाइडेशन किया हुआ है, एक ब्रॉडर मार्केट में किया हुआ है, एक सेक्टरल एनालिसिस में किया हुआ है, एक थर्मेटिकल में किया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है, स्ट्रेटेजी में भी किया हुआ है। अब ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट को उन्होंने काफी लोगों में यहाँ पे डिवाइड किया है, तो ये ऐसे दिख रहा है। और सेक्टरल अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फाइनेंस सर्विस है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो है, और भी मोर तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अंदर किसी लोगों को अगर नहीं समझ रहा होगा तो मैं यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। इंडाइसेस में जब मैं क्लिक करता हूँ या कर्सर को मैं जब लेके जाता हूँ तो यहाँ पे इक्विटी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, ये इक्विटी के अंदर 4 सेक्टर को, 4 हमारे इंडाइसेस, कभी कभी मैं इंडाइसेस बोलूंगा, कभी सेक्टर बोलूंगा, तो आप लोग समझ लें कि मैं आप लोगों को सेक्टर के ऊपर या इंडाइसेस के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। अब इंडाइसेस को 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस। अब ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस के अंदर अगर कभी मैं यहाँ देखता हूँ तो ये एरो के जरिए बता रहे हैं कि इतने इंडाइसेस है। अब इतने इंडाइसेस में अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 सब लोग जानते हैं कि जितनी भी लार्ज कैप की कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में आती है, तो इससे ही हम लोगों को सेंटिमेंट समझ में आता है कि आज मार्केट डाउन में है या अप मोमेंट में है, आज निफ्टी बेरिश है कि आज निफ्टी बुलिश है। जब बुलिश और बेरिश होता है तो ये निफ्टी के इंडाइसेस ही परफॉर्म्स करते हैं या अंडर परफॉर्म करते हैं, तो उससे ही सेक्टर हम लोगों को रिलेट करते हैं। एक निफ्टी 50 है जो आप सब लोग जानते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, उसके बाद निफ्टी 100 होता है, निफ्टी 200 होता है, निफ्टी टोटल मार्केट है, निफ्टी 500 है। ये जितने भी चीज है इसके अंदर सब मिक्सअप है। खासतौर पे ये दोनों जो है तो लार्ज कैप के आते हैं, फिर इसके अंदर थोड़ा लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, फिर इसके अंदर और ब्रॉडर करके यहाँ पे 200 स्टॉक के निफ्टी का ब्रॉडर इंडेक्स बनाया हुआ है, उसके अंदर फिर उसके बाद टोटल मार्केट है, उसके बाद निफ्टी के 500। अब निफ्टी 500 भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये 500 स्टॉक का मजमुआ है या 500 स्टॉक का एक बास्केट है। उसके अंदर लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। और उसके बाद और भी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे आप लोगों को नाम दिखाई देंगे, जैसे निफ्टी 500 या मल्टी कैप, इसके अंदर भी मल्टी कैप है, इसके अंदर भी मल्टी कैप है। अब मल्टी कैप का इसका अगर मीनिंग में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लार्ज कैप 50 है, 50% ऑफ स्टॉक है, 25% यहाँ पे तो मिड कैप है,
और 25% यहाँ पे लार्ज स्मॉल कैप है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो भाई निफ्टी 500 का लार्ज मिड स्मॉल इक्वली डिवाइडेशन किया हुआ है। जो कैपिटल वेटेज के हिसाब से 500 स्टॉक की एक लिस्ट है वो एक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी मिड एक 150 है, निफ्टी मिड कैप 50 है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है, निफ्टी मिड कैप 100 है, स्मॉल कैप के है, माइक्रो कैप के है, लार्ज कैप और मीडियम कैप को मिला के। तो ये जितने भी यहाँ पे आप लोगों को नाम दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या है, ब्रॉडर बेस इंडाइसेस। तो हम लोग इसके अंदर ज्यादातर लोग निफ्टी 50 को भी फॉलो करते हैं और निफ्टी 500 को भी करते हैं। अब अगर कभी मुझको यही ब्रॉडर इंडेक्स के अंदर इंडाइसेस के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको जब ऐसे ही ओपन करता हूं तो आप लोगों को जैसे निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन से स्टॉक हैं तो आप लोगों को यहाँ नजर आ जाएगा कि भाई ये लिस्ट नजर आ जाएगी और यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा कि निफ्टी 50 के अंदर टोटल निफ्टी 50 जो है तो वो एक सेक्टर को नहीं बिलोंग करता है। वो क्या होता है, आप लोगों को सेक्टोरल अगर डिवाइडेशन करेगा तो उसके अंदर जो 100% अगर कभी निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं 50 स्टॉक, उसके अंदर फाइनेंशियल सर्विस के लगभग 36.82% का यहाँ पे वेटेज है। मतलब वेटेज बोले तो अगर 100 निफ्टी 50 का अगर 100% है तो उसमें 36% के फाइनेंस सर्विस के ही स्टॉक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगर स्टॉक देखेंगे तो लगभग 10.51% का वेटेज निफ्टी आईटी के स्टॉक होंगे उसके अंदर। उसके बाद ऑयल एंड गैस है लगभग 10% का है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट के लगभग 8% है। उसके बाद अगर देखेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन के एफएमसीजी के लगभग 7% है, टेलीकम्युनिकेशन के 4% है और सो एंड सो। अगर आप लोग देखेंगे तो हेल्थ केयर का लगभग 4.25% है और ऐसे सर्विसेज में देंगे तो लगभग 1 है, कंस्ट्रक्शन का देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 2.31% है। तो ये वेटेज वाइज निफ्टी 50 को उन्होंने क्या किया, डिवाइडेशन किया। अब मुझको चाहिए कि भाई इसके अंदर से कौन कौन से स्टॉक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं कि भाई आप लोग इंडस्ट्री वाइज भी अगर देखना चाहो तो इंडस्ट्री वाइज भी देख सकते हो। तो देखो बैंक के 30% इसके अंदर बैंक के स्टॉक्स हैं, आईटी के 10% है, एफएमसीजी के लगभग 5.5% है, ऑटोमोबाइल के लगभग इतने हैं, पेट्रोलियम, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, सीमेंट। तो ऐसे आप लोगों को दिख जाएंगे कि भाई ऐसे 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 स्टॉक है। अब अगर कभी मुझको ऐसा देखना हो कि भाई जैसे अगर मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी 50 के अंदर सेक्टर के हिसाब से अगर देखूंगा तो फाइनेंस सर्विस के अंदर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 10% है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये निफ्टी 50 तो वो कौन कौन से स्टॉक है जो उसके अंदर वेटेज निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक में लिस्ट है। तो आप लोगों को दिख रहा है 1 2 3 4 5 50 स्टॉक में से 5 स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर यानी वेटेज वाइज यहाँ पे रखे हुए हैं। यानी अगर निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक है तो उसमें 5 स्टॉक आईटी सेक्टर के। उसके बाद आप लोगों को लगता है कि भाई तो इन्फी है, टीसीएस है, विप्रो है, टेक कैम है और एचएल टेक है, एचसीएल टेक है और उसके वेटेज भी यहाँ पे लिखे हैं परसेंटेज वाइज। अब अगर मुझको ऐसा लगना है, मुझको ऐसा देखना है कि निफ्टी 50 के अंदर ऑटोमोबाइल के कौन कौन स्टॉक्स उससे बिलोंग करते हैं, तो जब मैं इसको अगर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिख जाएगा M&M 22.55% का वेटेज है, मारुति है, टाटा मोटर है, एसर मोटर है, हीरो मोटोकॉर्प है और बजाज ऑटो है। अगर यहाँ देखेंगे तो लगभग ये आपको यहाँ पे कितने 6 स्टॉक दिख रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के 6 स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 को बिलोंग करते हैं और उसके अंदर जितनी भी ये स्टॉक आपको दिख रहे हैं तो ज्यादातर सब लार्ज कैप के है। इसके अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप, मैक्रो कैप के स्टॉक नहीं मिलेंगे। अब आपको अगर ये देखना है कि फास्ट मूविंग एफएमसीजी के अंदर कितने स्टॉक, आप डबल क्लिक करो तो ये दिखाई देगा 1 2 3 4। यहाँ पे 4 स्टॉक ऐसे हैं जो एफएमसीजी से बिलोंग करते हैं। तो वो चारों स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर भी करते हैं। तो बोलने का मतलब आप ओवरऑल आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप लोगों को जो आप लोग जो देख रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज समझ में आती है कि कितने सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर कैसे कैसे है। ऑयल एंड गैस के भी आप स्टॉक देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मुझको पूरी लिस्ट भी देखना है, आप लोगों को लिस्ट भी देखना है तो आप लोग यहाँ से लिस्ट भी देख सकते हैं। देखो जो लास्ट ट्रेडिंग डे हम लोगों को कंप्लीट हुआ उसके अंदर यहाँ पे आईटीसी
श्री फाइनेंस, बेल, एलटी और एशियन पेंट ही ऐसे स्टॉक थे जो पॉजिटिव में क्लोज हुए थे। और यहाँ पे लूजर में अगर देखेंगे तो ये लूजर में, तो यहाँ पे टॉप देखेंगे तो यहाँ पे अपने लिस्ट पूरी देख सकते हैं। ये देखो निफ्टी 50 के अंदर इतने टॉप गेनर मतलब रहे हैं कौन सी ट्रेडिंग डे के अंदर, फ्राइडे अगस्त 29, ये देखो लिखा है 29 फ्राइडे 29 अगस्त को। यहाँ पे अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक थे, तो ये चुनिंदा स्टॉक यहाँ पे जो दिख रहे हैं तो वो क्या हुए थे, यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज हुए थे। तो उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक है आप लोग यहाँ उसका नाम देख सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि भाई उसका कैसे वेटेज है, क्या है, कैसा है, और आप लोग उससे जान सकते हैं कितने परसेंट चेंज हुआ, कितना रुपीज में चेंज हुआ, उसका डे का लो क्या था, डे का हाई क्या था, और क्लोज काय पे हुआ, प्रीवियस क्लोज, आप वॉल्यूम उसके अंदर कितनी है सब देख सकते हैं। तो ये टॉप गेनर हो गया। अब जितने स्टॉक है ये काउंट करो और टॉप लूजर के काउंट करेंगे तो आपके 50 स्टॉक यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि ये 50 स्टॉक की लिस्ट है जो हमारे निफ्टी 50 के अंदर इंडाइसेस के अंदर आते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग निफ्टी 500 को भी अगर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 500 स्टॉक की लिस्ट नजर आएगी, जिसके अंदर आप सब लोगों को समझ में आएगा कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर 30%, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, कितने कितने परसेंटेज के वेटेज के हिसाब से उनकी स्टॉक की लिस्ट है। अब अगर हम लोग टॉप गेनर में अगर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ढेर सारी लिस्ट नजर आएगी कि भाई टॉप गेनर मतलब बोले तो 500 के जो टॉप गेनर थे फ्राइडे की क्लोजिंग डेट के अंदर, आप लोग इसके अंदर से देख सकते हैं कि वो लिस्ट कौन कौन सी थी और कितने कितने परसेंट चेंज हुआ था। क्योंकि थोड़ा सा नेट यहाँ पे थोड़ा सा यानी अब जब 500 स्टॉक हम लोग देख रहे हैं तो उसको लोडिंग होने के लिए टाइम लगा है, लेकिन आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को सही तरीके से सेक्टर समझना आ जाएगा कि हम लोगों को सेक्टर किस तरीके से देखा जाता है। देखो ये 500 निफ्टी 500 की ये पूरी लिस्ट है। अगर देखेंगे टॉप गेनर में तो लगभग ये जो कंपनी थी वो 5.28% यहाँ पे अप मूवमेंट दिया था। ग्रीनेवल है, नावा है, ये सब जितने भी स्टॉक के लिस्ट है ये आप लोगों को दिखेगी। तो ये पॉजिटिव में क्लोज किए थे। ये पॉजिटिव की ये पूरी लिस्ट है। आप ये पॉजिटिव को टोटल करके यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद यहाँ निगेटिव में भी अगर देखेंगे तो टोटल जब करेंगे तो यहाँ 500 स्टॉक की लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये चीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इंडाइसेस में जाते हैं तो आप लोगों को ये ब्रॉडर इंडेक्स मिलेगा जो मजमुआ होता है सब स्टॉक की तरीके के, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप और माइक्रो कैप से इसका डिवाइडेशन किया हुआ है। अब अगर हम लोग आते हैं तो ये सेक्टरल इंडाइसेस आता है। सेक्टरल इंडाइसेस के ऊपर जब मैं जाता हूं तो यहाँ पे आप सब लोग हमेशा सुनते होंगे कि भाई ऑटो सेक्टर, बैंक सेक्टर, केमिकल, फाइनेंस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस एक्स बैंक, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस और निफ्टी 50 के हेल्थ केयर के और मिड कैप और ऐसे ऐसे यहाँ पे आप लोगों को इंडाइसेस या सेक्टोरल इंडाइसेस दिखाई देगा। अब हम लोग जब कभी भी बात करते हैं कि भाई सेक्टर कौन सा बुलिश है तो आप सब लोगों को इसके अंदर ही से आप लोगों को चॉइस करने को मिलेगा। इसके हट के एनएससी के अंदर और सेक्टोरल इंडाइसेस नहीं बने, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ से नजर आ जाएगी। अब अगर आप लोगों को देखना है कि भाई आज की तारीख के अंदर एफएमसीजी, हेल्थ केयर या मेटल, चलो ऑटो ले लेता हूँ, ऑटो के कौन से ऐसे ऑटो के जो सेक्टर है, अगर ऑटो को मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, एक मिनट, अगर ऑटो के अंदर कौन कौन से सेक्टर है, कौन कौन से स्टॉक है जो ऑटो के सेक्टर के अंदर बिलोंग करते हैं या उसके अंदर रखे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से जाके एक मतलब देख सकते हैं। एक मिनट, तो ऐसे आप लोगों को जब तक ये सेक्टर के बारे में नहीं पता चलेगा कि भाई कितने सेक्टर में डिवाइडेशन हमारे पूरे शेयर मार्केट को हुआ है, खासतौर पे एनएससी के हिसाब से, बीएससी के हिसाब से एक अलग है। अगर वो बताने जाएंगे तो शायद पूरा उतना वक्त निकल जाएगा। आप चाहो तो बीएससी के अंदर भी जाके आप लोग सेक्टोरल एनालिसिस और उसको वो देख सकते हैं। तो ये थोड़ा चल नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ, अभी इंडाइसेस में जाता हूँ। इंडाइसेस में यहाँ पे सेक्टोरल के अंदर मैं ऑटो में जब चला जाता हूँ तो ऑटो के अंदर कौन कौन से स्टॉक हैं लिस्ट, तो आप लोगों को दिखाई देगा। भाई ये जो स्टॉक की लिस्ट है आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, चाहे मोबाइल से हो चाहे कंप्यूटर से हो, आप लोगों को इसके अंदर से कर सकते हैं। और स्टॉक की लिस्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो टॉप गेनर जो थे स्टॉक की लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है।
अगर देखेंगे तो 1 2 यहाँ पे अगर मैं चला जाता हूँ तो आप लोगों को देखो यहाँ पे कितने स्टॉक नजर आ रहे हैं। लगभग ये 7 स्टॉक जो पॉजिटिव में क्लोज हुए थे, और अगर निगेटिव की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 7, 15 स्टॉक की लिस्ट है जो निफ्टी ऑटो को बिलोंग करते हैं। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आप लोग देखेंगे, आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड करके भी स्टॉक की लिस्ट देख सकते हैं। जैसे ही मैं डाउनलोड किया तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर में आ गया, देखो ये स्टॉक दिखाई दे रहे हैं आप सब लोगों को। अशोक लेलैंड है, बजाज ऑटो है, भारत फॉर्ग है, बॉश है, हीरो मोटर कॉर्प, एमआरएफ, टाटा मोटर्स, टीवीएस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, मारुति, ये सब को अगर कभी यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये 15 स्टॉक हैं जो ऑटोमोबाइल के अंदर बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग उसको जाकर मार्केट कैप से अगर देखेंगे तो ये मार्केट कैप ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लार्ज कैप ही मिल जाएगी। तो लार्ज कैप के सेक्टर के अंदर बहुत वेटेज होते हैं। तो कभी भी अगर कभी आप लोग काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा स्मॉल कैप के ऊपर काम ना करें, बहुत ज्यादा मैक्रो कैप कंपनी के ऊपर काम ना करें। कम से कम गिरती हुई मार्केट के अंदर 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए के ऊपर के अगर स्टॉक आप अच्छी क्वालिटी वाले लेते हैं या हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं, वॉच लिस्ट में रखते हैं, तो आप लोगों को गिरती हुई मार्केट के अंदर भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे। गिरेंगे लेकिन 1 2% से ज्यादा नहीं गिरेंगे। हाँ, हम लोगों को पोर्टफोलियो अगर कभी माइक्रो कैप के, स्मॉल कैप के होंगे तो अगर कभी ज्यादा वेटेज वाले सेक्टर या ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक नहीं गिरते हैं तो उससे लाख यानी बहुत ढेर सारे स्टॉक स्मॉल कैप के, स्मॉल कैप और मिड कैप के होते हैं जो बहुत तेजी से गिर जाते हैं। 5-10% भी गिर जाते हैं ऐसी गिरती हुई मार्केट में। हाँ, लेकिन एक फायदा ये भी होता है कि जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो छोटे स्टॉक ज्यादा यानी रिटर्न भी देते हैं और 5-5, 7-7%, 10-10% अपर सर्किट भी लगते हैं। लेकिन अगर लार्ज कैप के होते हैं तो उसका मोमेंटम हाथी की चाल के जैसा होता है, धीरे चलते भी हैं, धीरे मतलब डाउन की कंडीशन में धीरे धीरे उतरते हैं और ऊपर चढ़ने की कंडीशन में भी, बुलिश होने की कंडीशन में भी धीरे धीरे चलते हैं। अगर उसको मैं देखूंगा, अगर सेक्टोरल के हिसाब से देखूंगा तो पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स जितने होते हैं लगभग 52% का वेटेज है। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का वेटेज यहाँ पे दिख रहा है। ऑटो कंपोनेंट और इक्विपमेंट का यहाँ दिख रहा है। कमर्शियल व्हीकल और टायर ट्यूब के यहाँ पे वेटेज दिख रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई अगर कभी मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं तो ऑटो सेक्टर के अंदर 1 2 3 4 5 टाइप के इंडस्ट्री है जो बिलोंग करती है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि 5 टाइप का यहाँ पे इंडस्ट्री बिलोंग करती है। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये इंडस्ट्री को अगर कभी मान के चलो कि इंडस्ट्री को भी अगर फॉलो करना है तो आपको डबल क्लिक करो तो ये इंडस्ट्री के अंदर कितने स्टॉक बिलोंग करते हैं यहाँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है 2 व्हीलर 3 व्हीलर के अंदर 4 स्टॉक यहाँ पे आते हैं। ऑटो कंपोनेंट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 स्टॉक होते हैं। तो ये सब ज्यादातर लार्ज कैप के हैं, आप ये अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और ऑटो सेक्टर को सही तरीके से इसको ट्रैक कर सकते हैं। आप ऑटो सेक्टर के अंदर इतने इंडाइसेस हैं तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स हो, आईटी के, मीडिया के, आप जाओ एक सेक्टर को उठाओ और आप लोग देखो कि भाई कौन कौन से सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक है। आप लोग जानेंगे कि ऐसे स्टॉक हम लोग जनरली लेते नहीं है। क्यों? ये जल्दी जल्दी हम लोगों के स्किनर में ट्रिगर नहीं होते हैं और परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत स्लो देते हैं। लेकिन क्या होता है, लार्ज कैप के स्टॉक गिरते भी बहुत कम है। एक ये हो गया सेक्टोरल। अब यहाँ पे थेमेटिकल अगर बात करूं तो थेमेटिकल के अंदर भी बहुत ढेर सारे ऐसे इंडाइसेस होते हैं जो हम लोग देखते हैं। जैसे ये देखो, निफ्टी एनर्जी हो गया, निफ्टी हाउसिंग हो गया, यहाँ पे निफ्टी पीएससी हो गया, यहाँ पे निफ्टी एमएनएस हो गया, रूलर हो गया। तो आप लोगों को अगर कभी गौर करेंगे ना तो ये जो थीमेटिकल है इसके आप लोगों को इंडाइसेस के अंदर आपको चार्ट नहीं मिलेगा। आप लोगों को मिलेगा ही नहीं चार्ट। बहुत करके इंफ्रास्ट्रक्चर का मिल जाएगा, लेकिन बहुत ढेर सारे थीमेटिकल के बारे में अगर कभी बात करें तो ये जितने भी स्टॉक होते हैं, जितनी भी यहाँ पे ये होती है, तो आप लोगों को इसका क्या हो जाएगा, चार्ट नहीं मिलेगा। चुनिंदा लोगों को मिल जाएगा, बाकी ढेर सारे लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों को अगर सही तरीके से चार्ट का ऑब्जर्वेशन करना है तो सेक्टोरल इंडाइसेस के अंदर ही आप लोगों को देखना है। तो आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ कि कहाँ से आप अस्सलामुअलैकुम इम्तियाज भाई। अस्सलामुअलैकुम इम्तियाज भाई, ये सेक्टर इंडाइसेस में एक चीज शायद नहीं बताया आप। जी
सेक्टर इंडाइस को जो स्टॉक वेटेज सबसे ज्यादा रखते हैं, उसकी जरा शीट भी अगर आप खोल के बताएंगे तो आसानी होगी। देखिए कैसे मैं अभी, जैसे मैं आप लोगों को अभी ऑटो जो बता रहा था, ऑटो जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो ये उसका वेटेज ही आप लोगों को बताएगा। देखो यहाँ पे जब मैं सेक्टर में जाता हूँ, सेक्टर में जब जा रहा हूँ तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के जो है ना, तो लगभग 96% का वेटेज है। अगर इंडस्ट्री वाइज जाऊंगा तो इंडस्ट्री वाइज भी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका वेटेज वहीं लिखा है, ये वेटेज है नहीं, ऑटोमोबाइल ऑटो नहीं, सेक्टर के अंदर। मेरे कहने का मतलब है, जो फैक्ट शीट आती है, वेटेज स्टॉक जो लिस्ट आती है ना, 8 से 10 स्टॉक जो आते हैं, जो उसमें दिग्गज होते हैं सेक्टर में। देखो अब बता देता हूँ उसके लिए। देखो यहाँ पे एक ये है मेथोलॉजी के अंदर, अगर कभी डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को ये लिस्ट, सॉरी मेथोलॉजी नहीं, सॉरी, आप लोगों को या फैक्ट फैक्ट चेक फैक्ट शीट में, नाम से। हाँ देखो फैक्ट चेक को डाउनलोड जब करेंगे तो आप लोगों को ये एक शीट भी नजर आएगी। इसके अंदर ये समझ में आएगा कि हर महीने के एंड के अंदर आप लोगों को उसका वेटेज चेंज होता नजर आता है, या तो स्टॉक चेंज अगर होगा तो आप लोगों को ये हर महीना आप लोगों को देखना है। अब इसके ये जो लिस्ट बनी हुई है 29 अगस्त को, ये अभी जो फ्राइडे के दिन हमारा क्लोज हुआ, पूरा मंथ एंड हो गया है, तो इसमें क्या, जी किसका माइक ऑन है थोड़ा सा ऑफ कर ले। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि निफ्टी ऑटो को अगर कभी मैं ट्रैक करता हूं तो ये 29 अगस्त को अपडेट हुआ है। आज हम लोग 30 अगस्त को बैठे हैं, एक दिन पहले ही ये क्या है चेंज हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है 15 स्टॉक की, 15 स्टॉक का यहाँ पे लिस्ट बनी है जो ऑटो स्टॉक को, सॉरी ऑटो ऑटो को ऑटो सेक्टर के अंदर बिलोंग करते हैं। ये लॉन्च कब हुआ था ये दिख रहा है, फिर जनवरी बेस डेट कौन सी है, बेस वैल्यू क्या है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे इंडस्ट्री की बात होती है, इंडस्ट्री की पीई बात होती है, एक साल के अंदर इंडेक्स जो ऑटो की बात चल रही है, सिर्फ ऑटो की, आप लोग सब सेक्टर के बारे में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक साल के अंदर ऑटो सेक्टर कितना रिटर्न दिया है वो यहाँ पे दिख रहा है, -4.63% दिख रहा है। टोटल अगर कभी रिटर्न अगर कभी देखेंगे तो यहाँ पे माइनस नहीं है। 5 साल का अगर कभी उसका कंपैरिजन करेंगे तो ऑटो सेक्टर लगभग 26% यहाँ पे ऊपर गया है, और टोटल रिटर्न करेंगे 27% गया है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी स्टैंडर्ड डिवीजन भी दिया है। अब ये बहुत डीपली यहाँ पे ये है कि निफ्टी के मुकाबले में उसका बीटा कितना है, करेक्शन कितना है। और इसके बाद देखो जब हम लोग ऑटो सेक्टर का पीई की बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर का पीई देखो यहाँ से समझ में आता है कि फंडामेंटल जो लोग काम करते हैं, पीई होता है, पीबी होता है, डिविडेंड यील्ड होता है, ये तीनों चीज फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी स्टॉक के अंदर हम लोग जाते हैं तो उसका इंडस्ट्री पी की जब बात आती है तो वो इंडस्ट्री यहीं से लेता है। जैसे अभी मान लो कि अगर कभी मैं एक स्टॉक लगाता हूँ, यूनो मिंडा लगा लेता हूँ जो सब आप लोग जानते हैं, तो यूनो मिंडा जो है, यूनो मिंडा, ये स्टॉक क्यों नहीं आ रहा है, हाँ, यूनो मिंडा का अगर मैं स्टॉक लगाता हूँ तो ये जो चीज नजर आती है, देखो ये क्या लिखा है, इंडस्ट्री पी नजर आ रही है यहाँ पे 26.60। तो आप लोगों को देखो यहाँ पे वही नजर आएगा 25.60। तो ये बस अपडेट होने पे है, हो सकता है कि ये 1-2 रोज में ये अपडेट हो जाए इंडस्ट्री पी। क्योंकि ये क्या होता है इंडस्ट्री पी, अगर आप लोगों को देखना है कि भाई ये यूनो मिंडा कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा, देखो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट के अंदर। तो ऐसे हम लोग स्टॉक वाइज सेक्टर वाइज अपने तो देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से काम करता है। और वो जो कंपनी के बारे में बता रहा था कि 15 कंपनियां हैं, 15 कंपनी के अंदर अगर वेटेज वाइज हम लोग ऑटो सेक्टर के अंदर जाएं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 24% का वेटेज है। उसके बाद मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, बॉस, ये सब जितने भी है ना वेटेज वाइज है। वेटेज वाइज मतलब बोले तो अगर कभी सबको टोटल करेंगे तो ऑटो सेक्टर अगर 100% है तो उसके अंदर से महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो कंपनी है 24% यानी 1/4। तो अगर देखेंगे तो यही एक कंपनी। अब क्या होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर कभी कोई बैड न्यूज आ गई, इसके रिजल्ट खराब आ गए तो क्या होता है, ये स्टॉक अगर गिरता है तो ऑटो सेक्टर का तो 25% तो वही गिर गया। तो इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है पूरे सेक्टर के ऊपर। अब अगर कभी मैं यही 2-3 चीज, ये 3 ही कंपनी को अगर कभी देख लूं तो देखो ओवरऑल देखेंगे तो ये 50% की तो सिर्फ यही 3 कंपनियां का वेटेज हो गया। अब अगर कभी बाय चांस इन लोगों के खराब न्यूज आ गई या गवर्नमेंट की कोई नीति या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल बदल गए जिसको ऑटो सेक्टर को ये करता है, और ये 3 स्टॉक भी अगर गिर गए, 3 स्टॉक भी निगेटिव में चले गए तो इसका इफेक्ट पूरे ऑटो सेक्टर को पड़ जाता है। क्योंकि यही 3 स्टॉक अगर देखेंगे तो 50% के वेटेज तो यही हो गए।
तो ऐसे होता है, आप लोग अगर सही तरीके से काम करेंगे, वेटेज वाइज भी जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ समझ में आएगा। और रिटर्न की जो मैं बात कर रहा था कि भाई ऑटो, निफ्टी ऑटो कितना परसेंट यहाँ पे माइनस में रिटर्न दिया है, एक साल के परफॉर्मेंस ये भी दिखाई दे रहा है। और अगर उसका इंडेक्स देखेंगे तो 2004 से देखेंगे तो ऐसे के मुकाबले में ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अभी क्या हो गया है 2000, यहाँ से अगर देखेंगे 2000 यहाँ से 24 से लेके 25 तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन 25 का आज पूरा महीना देखेंगे, आज ये 8 महीना हो गया, तो उसके अंदर ही एक मोमेंटम में ही रह गया है। तो ये ऐसे दिखेगा। और भी अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप ये लोग इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये वेटेज वाइज भी आप लोगों को बता दिया। अब्दुल रहीम भाई का शुक्रिया, जो वेटेज वाइज भी आप लोगों को बताने के लिए हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई। अब आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग सेक्टर को एकदम अच्छी से डिटेल अगर जानना है तो इंडाइसेस में जाओ, स्ट्रक्चरल इंडाइसेस उठाओ, एफएमसीजी के स्टॉक देखो, उसको डाउनलोड करो और देखो कि इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक हैं जो एफएमसीजी के स्टॉक को बिलोंग करते हैं। अब अगर कभी हम लोग जानते हैं कि भाई ठीक है, अभी आपने जैसे मेरी अगर बात करेंगे तो बोलेंगे कि अभी तो आपने यूनो मिंडा का एक एग्जांपल बताया, लेकिन यहाँ पे तो यूनो मिंडा है ही नहीं। ठीक है, अब ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि यूनो मिंडा नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को लगता है कि भाई अब कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो ऑटो सेक्टर पे आते हैं, तो हम लोगों को पूरी स्टॉक की अगर लिस्ट देखना हो, देखो मैं निफ्टी के अंदर जो इंडेक्स बने हुए हैं ऑटो का, उसके अंदर सिर्फ ये 5-15 ही स्टॉक को बिलोंग करता है। ये चढ़ेगा उतरेगा, इसके अंदर बेरिश सिग्नल आएगा, बुलिश सिग्नल आएगा, तो पूरा ऑटो का जो सेक्टर होगा या ऑटो का चार्ट है उसका रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे स्टॉक की लिस्ट है जो ऑटो से बिलोंग करती है, लेकिन वो मोमेंटम उसका ऊपर नीचे जाए कुछ भी जाए, लेकिन ऑटो सेक्टर को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ऑटो सेक्टर के अंदर वो स्टॉक की लिस्ट नहीं है। जैसे अगर कभी मैं आपको बता रहा था कि यूनो मिंडा, अगर इसको देखूं तो ये ऑटो सेक्टर है। अब मुझको ऐसा देखना है कि भाई ऑटो सेक्टर के अंदर अब कौन कौन से स्टॉक हैं जो बिलोंग करते हैं, तो आप लोग ये वाले कंपेरिजन में आए पीएस में और ये वाले को क्लिक करें। जैसे अगर कंज्यूमर डिक्शनरी के अंदर जाते हैं तो ऑटोमोबाइल के अंदर जब आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट के जो भी स्टॉक्स हैं वो टोटल कितने स्टॉक है देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है 190 स्टॉक है। अब मैं चूंकि आप लोगों को बता रहा था कि जो लार्ज कैप होते हैं वही स्टॉक क्या होते हैं ऑटो सेक्टर के अंदर हैं। अब ऑटो सेक्टर के अंदर होने की वजह से आप लोग समझ रहे थे, देखो मारुति सुजुकी, एम&एम, टाटा, बजाज, होंडिया, एसर, टीवीएस, यही सब नाम थे ना, याद है कि नहीं? जितने देखेंगे यहाँ तो शुरुआत के 20 स्टॉक में से 15 स्टॉक तो कम से कम वो ऑटो सेक्टर को बिलोंग करते हैं। अब उसका मार्केट कैप अगर देखेंगे, चलो मैं मार्केट कैप से फिल्टर करूंगा, तो मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखूंगा तो देखो मार्केट कैप मारुति सुजुकी देखेंगे तो लगभग 4,65,000 मार्केट कैप है उसका। एम&एम का देखेंगे तो 3 लाख 4 लाख का वेट, 4 लाख की मार्केट कैप है। तो ऊपर से टॉप के जो भी स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए अगर कभी हम लोग नीचे जब जाएंगे तो बहुत ढेर सारे हमारे स्टॉक जो होते हैं वो ये बॉटम के होते हैं, जो मिड कैप के होते हैं। जैसे अभी देखो जमुना ऑटो, बहुत ढेर सारे हमारे बंदे हैं जो जमुना ऑटो में ट्रेड किए होंगे, एसजेएस में किए होंगे। तो एआईसी कंपनी के अगर देखेंगे तो देखो ये 4,000 करोड़ की ही कंपनी है। एसजेएस की बात करें तो ये भी 4,000 कंपनी की है। और भी अगर हम लोगों को स्टॉक देखना है तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। देखो जैसे अभी अगर देखो, और ये किरोस के बारे में अगर देखेंगे, रिको ऑटो में देखेंगे, बहुत ढेर सारी ऐसे जब नाम देखेंगे आप लोगों को, देखो मेनन बेरिंग, उसकी अगर कभी मार्केट कैप देखेंगे तो 700 करोड़ की है। बोलने का मतलब ये है कि जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो पूरे स्टॉक की लिस्ट आप लोगों को यहां से मिल जाएगी। अब अगर कभी आप लोगों को पूरी लिस्ट देखना है तो 190 स्टॉक तो यहाँ आप लोगों को दिख जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भाई इंडस्ट्री वाइज देखना है, तो इंडस्ट्री वाइज के वास्ते आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है तो आप लोगों को दिख जाएगा भाई ऑटो कंपोनेंट के अंदर 176 कंपनी बिलोंग करती है और ऑटोमोबाइल के अंदर 26 कंपनी बिलोंग करती है। सबको टोटल अगर करेंगे तो लगभग 190 स्टॉक की लिस्ट बन जाती है। आपको सिर्फ ऑटोमोबाइल की 26 कंपनियों के बारे में अगर स्टडी करना है, आप इसको क्लिक करो, सिर्फ देखो 25 और 26 स्टॉक की कंपनी यहाँ पे दिख जाएगी। समझ गए? अब ये जो सिर्फ ऑटोमोबाइल की कंपनियां वही दिख रही है, इसके अंदर ऑटो कंपोनेंट की देखो। अब ऑटोमोबाइल के अंदर भी अगर सब कैटेगरीज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे 2 व्हीलर की 12 कंपनी है, पैसेंजर कार की 8 कंपनी है और ऑटो डीलर के अंदर 4 कंपनी। तो क्या होता है, एक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप भी बने हुए हैं, एक सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री भी बनी हुई है। जैसे कि आप लोगों को बताऊं
जब हम लोग काम करते हैं या हम लोग जैसे ये सेक्टर रोटेशन के बारे में अगर आप लोगों को ये बताएंगे कैप्सूल खजाने के अंदर सेक्टर रोटेशन का भी यहाँ पे इंडाइसेस या ये स्कैनर लगा हुआ है, तो जब अगर आप लोग यहाँ काम करेंगे तो यहाँ के अंदर अगर सन फार्मा दिख रहा है कि सन फार्मा यहाँ पॉजिटिव में है या निफ्टी एफएमसीजी पॉजिटिव में है, तो ये एक दिन के अंदर पॉजिटिव में तो है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक है या उसकी लिस्ट कहाँ है, तो आप लोगों को यहीं से समझ में आएगी कि भाई उसकी लिस्ट अगर देखना है तो यहाँ से देखना है। अब अगर कभी मुझको देखना है ऑटोमोबाइल के अंदर दो कंपोनेंट है, एक ऑटोमोबाइल है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ऑटोमोबाइल के 26 स्टॉक की लिस्ट, एक ऑटो कंपोनेंट देखेंगे तो 176 की लिस्ट है। जब ऑटो कंपोनेंट के अंदर भी जाएंगे तो उसकी एक और कैटेगरी बनाई हुई है जो इंडस्ट्री वाइज होगी। तो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ऑटो कंपोनेंट के अंदर 152 स्टॉक है, टायर्स एंड रबर प्रोडक्ट के अंदर 22 है, और ट्रेडिंग के लिए ऑटो के अंदर यहाँ पे 2 स्टॉक है। आपको लगता है कि सिर्फ टायर और रबर के प्रोडक्ट की कंपनी को अगर मुझको ट्रैक करना है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप लोगों को सिर्फ टायर और ट्यूब के बारे में ही कंपनी के बारे में यहाँ नजर आएगा। देखो एमएम रबर हो गया, वासिम रबर हो गया। अब मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ये कोई भी सरिया नॉन सरिया के ऊपर बात नहीं हुई है, सिर्फ आप लोगों को सेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। इसके अंदर बहुत ढेर सारे स्टॉक नॉन सरिया होंगे, सरिया होंगे, ये आप अपने हिसाब से आपके स्क्रीनर के अंदर देख करके वो आप उसको स्टडी करें। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से सेक्टर को डीपली आप लोगों को सीखना है। ऑटोमोबाइल का मैं इतनी डिटेल बता रहा हूँ, आप यहाँ जाओ, आप लोगों को कोई भी एक कंपनी टाइप करो। जैसे अगर मैं आईटी का अगर कभी ले लेता हूँ तो देखो ये बी बॉक्स जो है कंपनी, ये ऑटो सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं पीएस में जब जाऊंगा तो देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, आईटी सर्विस में आ गया, आईटी एनेबल सर्विस में आ गया। अब मुझको ऐसा लगता है कि भाई देखो बी बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अब अगर देखेंगे तो भाई मुझको ऐसे स्टॉक बताओ जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी स्टॉक है। तो आप सिंपल से जब यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखाई देगा 274 स्टॉक है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री वाइज भी डिवाइडेशन किया, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो एक आईटी के जो सॉफ्टवेयर कंपनी है लगभग 177 है, जो आईटी जो सर्विस के अंदर जो कंपनी आती है 103 है, और आईटी में जो हार्डवेयर के अंदर काम करती है काम, तो आपको 30 स्टॉक मिल जाएंगे। अब मुझको अगर कभी लगता है कि भाई ऐसे स्टॉक देखना है जो आईटी में तो हो लेकिन सर्विस सेक्टर में हो, तो आप सिर्फ यहाँ सर्विस में क्लिक कीजिए, आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ सिर्फ आईटी के सर्विस कंपनी के स्टॉक की पूरी लिस्ट है। देखो यहाँ पे लिखा रहेगा कि 94 स्टॉक है, अब इसको पूरी लिस्ट दिख जाएगी। अब आईटी सर्विस कंपनी के अंदर भी अगर कैटेगरी होगी तो यहाँ पे आप लोगों को निकाल देगा कि देखो आईटी इनेबल सर्विस भी एक है जो टोटल मिला के 103 स्टॉक हो जाते हैं। यहाँ 94 है और बाकी के यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। तो ऐसे आप लोग एक सेक्टर को इंडस्ट्री वाइज भी जा सकते हैं, छोटे से छोटे आप क्राइटेरिया में भी जा सकते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आई होप कि मैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर कर पाया। किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो इससे रिलेटेड पूछ लो, फिर मैं आप लोगों को चार्ट में ले जाके और भी चीज बताने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को अगर कभी आपको छोटी छोटी इंडस्ट्री की भी स्टॉक आप लोगों को ढूंढना है, जैसे बहुत ढेर सारे ऐसे होते हैं हमारे बंदे जिन लोगों को सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो वो लोग सवाल करते हैं कि भाई मुझको ऐसे बताओ स्टॉक जो सिर्फ एग्रीकल्चर के हो या डिफेंस के हो। तो आप लोगों को स्क्रीनर में ही जाना है, और स्क्रीनर के अंदर यहाँ स्क्रीन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड में देखो ब्राउजर सेक्टर है। अब मुझको ऐसे सेक्टर चाहिए जिसके अंदर एरो स्पेस और डिफेंस के ही स्टॉक हो। अब यहाँ क्लिक करो, देखो टोटल 25 स्टॉक है एयर स्पेस एंड डिफेंस कंपनी के। अब इसके आपको कहीं चार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम उसके स्टॉक तो मिल गए हम लोगों को। जैसे हम लोगों को कभी ऐसा सुनाई देता है, खबर आती है कि भाई डिफेंस के सेक्टर के अंदर आज बूम है, तो कैसे पता चला लोगों को? जब बोलने वालों ने बोला कैसे? तो इसलिए बोला है कि भाई ये जो कंपनियां है, ये कंपनियां 25 स्टॉक की अगर कंपनियां का ये एक बास्केट है, तो इसके अंदर बहुत ढेर सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो पॉजिटिव में क्लोज होंगे। तो इसलिए एरोस्पेस और डिफेंस के सेक्टर यहाँ पे भाग रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप छोटे छोटे स्टॉक को भी यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ढेर सारे बोलते हैं ना कि भाई सीमेंट के सॉरी कहाँ है सीमेंट, देखो सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट के स्टॉक की लिस्ट बताओ, क्लिक करो, आप लोगों को 44 स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी जो सिर्फ सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होंगे। मान के चलो कोई ऐसी नीति आ गई या ऐसा कुछ बना दिए
कि भाई सीमेंट के अंदर अभी जैसे कि आप सब लोगों को जानते होंगे, अब 28% की जो जीएसटी का जो स्लैब था वो खत्म करके अब सिर्फ 18 और 5% का ही होगा। 18% का और 5% का स्लैब होगा। तो बहुत ढेर सारे ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट थे जो 28% के स्लैब में थे वो उठ के जब 18% में आ जाएंगे तो बहुत ढेर सारी प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि वो क्या उसके रेट कम हो जाएंगे। तो ऐसे जब अगर होते हैं तो हम मान के चलो कि अगर ये, जहां तक मुझको नॉलेज है, सीमेंट वाले जो सीमेंट के जो प्रोडक्ट होते थे इसके ऊपर गवर्नमेंट की जीएसटी 28% थी। अब ये महीना सितंबर 28 के बाद ये जीएसटी के जब स्लैब खत्म हो जाएगा तो ये सीमेंट की जो कंपनियां हैं, सीमेंट के जो प्रोडक्ट 28% के जीएसटी स्लैब में से उठ के वो 18% पे जब आ जाएंगे तो 10% का तो प्रॉफिट, 10% में जीएसटी तो बचाव होगी ना, बचत होगी। तो ऐसे कंपनियां आप लोगों को ट्रैक कर सकते हो कि भाई ये कंपनियों के अंदर बूम आ सकता है। ये एक सिर्फ मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बताया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ 100% सही हो। इसके अंदर आप लोगों को अपनी खुद भी नॉलेज या अपना खुद भी इसके अंदर स्टडी करना है। जी, अब मैं आप ही तक तो यहाँ पे जिन लोगों को बताया हूँ, किसी का कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो आप लोग यहाँ पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, ये कौन से सेक्टर अभी मतलब ग्रीन में है, मतलब टॉप पे चल रहा है, कैसे वो फाइंड आउट करेंगे? हाँ, अभी उसको पर ही आने वाला था। जो आप लोगों को ये बता रहा हूँ ये सिर्फ स्टॉक की लिस्ट, सेक्टर, इंडस्ट्री वाइज किस तरीके से जाना है वो सिर्फ बताया है। और सर ये इसके अंदर ये मतलब ये लिस्ट आई है, ये 44 ये है इसके अंदर कंपनीज है सीमेंट एंड प्रोडक्ट में। अगर हम इसको डाउनलोड करके एक्सपोर्ट करना चाहें तो उनका कोई तरीका बता सकते हैं? या एक्सपोर्ट जैसे लिखा अब देखिए, ये जो स्क्रीनर है, जिन लोगों के पास इसका पेड वर्जन होगा यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पेड वर्जन नहीं आएगा सर? सिर्फ पेड वर्जन के अंदर ही ये स्टॉक की लिस्ट डाउनलोड होती है। और अगर आप लोगों को करना हो तो आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। कैप्सूल खजाना के अंदर अगर आप लोगों को लगता है कि मुझको एफएमसीजी के सब स्टॉक अगर देखना हो तो आप सिंपल सा करें, यहाँ पे जाके क्लिक करें। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, ये निफ्टी नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे वो उसका क्राइटेरिया नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको क्या है, इसको यहाँ पे ओपन चार्ट जा रहा है। अगर इसके अंदर सही तरीके से लगा होता, यहाँ फिल्टर आउट लगे होते तो आप लोग इसको देख सकते थे। जैसे मान के चलो कि अगर मैं इसको डायरेक्ट चार्ट ओपन हो जा रहा है। चलो, अभी अगर कभी आप लोगों को लगता है कि भाई ये देखो जितने भी है ये सब इंडस्ट्री या आपको इंडाइसेस नजर आ रहे हैं, तो आप सिंपल सा करो, यहाँ पे जाओ, डाउनलोड करो। जब ये डाउनलोड करेंगे तो देखो ये लिस्ट डाउनलोड हो गई। जब इसको अगर कभी ओपन करेंगे तो आप लोगों को पूरे स्टॉक की यहाँ पे लिस्ट नजर आ जाएगी। आप नहीं, ये इमेज डाउनलोड हो गया ना। इसकी लिस्ट डाउनलोड करने का मैं तरीका पहले बता दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग भी डाउनलोड करते हैं। नहीं तो मैं एक हैक बताता हूँ कि भाई अगर आप लोगों को ये पूरी सीमेंट के लेना है तो आप सिंपल सा क्या करें, यहाँ से जाके पूरा इसको सिलेक्ट करें। अभी जैसे मान लो बहुत इत्मीनान से आप लोगों को अगर कॉपी करना है तो यहाँ पे ऐसे जाएं, इसको पूरी चीज को सिलेक्ट करें। अभी टोटल यहाँ पे 25 स्टॉक नजर आ रहे थे, तो ये 25 स्टॉक, सॉरी यहाँ पे कितने स्टॉक है, 31, 32, 33, 34, 44 है। एकदम इत्मीनान से ये 44 के देखो ये सिलेक्ट किया। इसको क्या किया, इसको सिलेक्ट करने का और इसको कॉपी करके, जैसे अभी मैं इतने सिलेक्ट किया, इसको कॉपी करो और आपकी कोई भी एक्सेल की एक फाइल होगी, यहाँ पे उसको डाउनलोड कर ले। देखो आ गया, क्लियर हुआ। यानी अपने खुद के, अगर आप लोगों के पास डाउनलोड करना है तो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो आप क्या करो, इसको ऐसे सिलेक्ट करो। जहां तक भी आप सिलेक्ट करेंगे, जितने भी स्टॉक आपको चाहिए वहां तक आप देखो। अभी मेरे साथ सिलेक्ट करने में थोड़ा सा छुट्टी हो रही है। अभी यहाँ तक मुझको अगर चाहिए तो उसको सही तरीके से सिलेक्ट करो। चलो अभी मैं यहीं तक सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करो, इसको बोलो कॉपी, और यहाँ पे एक्सेल के अंदर जाके यहाँ पे बता दो, यहाँ पे जाके बता दो, पेस्ट कर दो। तो देखो जितना सिलेक्ट किया उतने स्टॉक आ गए। तो ये लिस्ट 1 बाय 1 जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, क्लियर? अभी तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, शायद वो पूछ रहे हैं कि हलाल स्टॉक है क्या, सबका काफी है। आपको मैं एकदम क्लियर कट बता दिया। ये स्टॉक जो है ये सिर्फ सेक्टर का है, सीमेंट सेक्टर के है। अब हलाल हराम यहाँ पे कैसे हो जाएंगे? आपको उसको ये करना पड़ेगा ना।
कैटेगरीज करना पड़ेगा ना। अब आपको अगर कभी हलाल और हराम स्टॉक को करना है तो आपके इस्लामिक स्टॉक स्कैनर के अंदर जाके भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप लोग अगर कभी ऑन होगा तो आप क्या करो, इस्लामिक स्टॉक स्कैनर में जाएंगे तो आपको लेफ्ट कॉर्नर टॉप के अंदर जो 3 लाइन है उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे ही कैटेगरीज लिखा हुआ है। कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरीज की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप लोगों को अगर कभी सीमेंट के देखना है तो यहाँ पे टाइप करें सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट, तो आप लोगों को ये लिस्ट नजर आ जाएगी निफ्टी के हिसाब से। तो ये चीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है तो आपको इस्लामिक स्टॉक स्कैनर जिसको भी फॉलो करते हैं आप वहां से चेक करें। सर स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं? हाँ, स्क्रीनशॉट से भी निकाल सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लो, ये लिस्ट बना लो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सभी हाँ सर, ये सीमेंट का जो बताए 28% से 18% हो जाएगा बोल के, जी अभी स्टील का भी हो जाएगा कैसे सर? 18% 12% जी जी बिल्कुल होगा। जितने भी अभी तक के प्रोडक्ट थे जो 28% के स्लैब में जीएसटी थे, जी कौन सा सवाल कर रहा था? जी बोले, सवाल क्या था, वापस से दोहरा दें। सर ये 28% सीमेंट का जो 18% हो गया, हो जाएगा ये महीने के लास्ट में, सितंबर के लास्ट में होगा। ऐसा स्टील का 18% का कुछ कम होगा क्या सर? फिर 18% में जितने भी प्रोडक्ट थे वो स्लैब ही अगर खत्म हो जाएगा, 28% एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वो सब जम करके 18 में आ जाएंगे। जी सर जी, ठीक। ओके, उसके बारे में अगर कभी नहीं होगा तो न्यूज देखें आप तो समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है जी। और किसी का स्लैब, किसी का सवाल? ओके, तो फिर यहां तक अभी मैं क्लियर करता हूं कि भाई आप लोगों को सेक्टर को इन डीपली किस तरीके से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है ना। ओके, अब मैं आता हूं आप लोगों को मेन चार्ट के ऊपर आता हूं। अब जो एक भाई ने मेरे से सवाल किया था कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन से सेक्टर यहाँ पे बुलिश में है, कौन से सेक्टर बेरिश में है, हम लोग कैसे देखेंगे? तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम मैं आप लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बोला था। बताओ किसको किसको रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? बताओ कौन था वो सेशन में? रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएच के ऊपर जो कंसेप्ट हम लोग ने बात की है, तो आरएच के अंदर हम लोग स्टॉक टू स्टॉक देखे भी थे लेकिन सेक्टर भी देखे थे ना। हाँ, तो आप लोग जब सेक्टर भी देखे थे तो आप लोगों को सेक्टर रोटेशन मैं आप लोगों को बताया था, सेक्टर रोटेशन हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ से भी निकाल सकते हैं। अब उसके लिए मैं एक इंडिकेटर बताता हूं जो हम लोग ने कभी जिक्र शायद नहीं किया था। तो आप लोगों को क्या करना है, आप इंडस्ट्री में इंडिकेटर के अंदर जाएंगे। जैसे कि अभी देखो मैं निफ्टी के चार्ट लगाया हूं, डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को समझो, डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं सेट किया हूं। इंडिकेटर में जाना है और उसको टाइप करना है सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसका इनटू ब्रैकेट अफनान लिखा हुआ है, अफनान ताजुद्दीन। ये एक बंदे हैं जो जिनका यूट्यूब चैनल भी है, ये नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है। वो लगभग 451 लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं। जब आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे में एक आपका बोलना चाहिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडेक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चार्ट आ जाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये चार्ट को मैं छोटा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या चीज है। अब अगर कभी मैं ये देखूंगा तो यहाँ पे एक चार्ट नजर आ गया है और यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक सेक्टर आ गया। क्योंकि निफ्टी का चार्ट लगा है और निफ्टी से कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पे ये एक लाइन पूरी ब्लैंक है। अब अगर मान के चलो कि यहाँ पे मैं बदल देता हूँ, कोई इंडाइसेस ऐसे लगा देता हूँ जो इंडाइसेस ऑटो का हो। ओके, मैं ऑटो का लगा दिया। जैसे ही ऑटो का लगाया हूं तो यहाँ पे उसके चार्ट तो आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो दिख रही है वो जीरो लाइन के अंदर ऑटो के सेक्टर तीनों टाइम फ्रेम के अंदर ये ऊपर चल रहे हैं। जीरो को ऊपर चलना मतलब बोले तो क्या हो जाता है,
पॉजिटिव। हम लोग ने 2 वीक पहले या 1 वीक पहले हम लोग ने इसकी स्टडी की हुई थी। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर कभी जीरो लाइन के ऊपर हो जाता है तो वो सेक्टर हमारे निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चालू कर देता है। अब अगर कभी इसका अगर सेटिंग देखेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए टेबल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लेकिन हम लोग सिर्फ यही की अगर बात करें तो निफ्टी ऑटो का जो सेक्टर है वो आज जीरो लाइन के ऊपर, ये तीनों लाइन ऊपर है। अब ये तीनों लाइन कौन कौन सी है? ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई है ये 21 दिन के पीरियड है, और उसके बाद यहाँ पे जो ब्लू लाइन है तो ये 55 डेज का पीरियड है, और यहाँ पे ये जो है 123 डे का पीरियड है। मतलब एक ही रिलेटिव स्ट्रेंथ के इंडेक्स वाइज हम लोग देख सकते हैं कि भाई एक सेक्टर अपने तीनों टाइम फ्रेम के हिसाब से 123 दिन में, 55 दिन में और 21 दिन के अंदर पॉजिटिव कौन से ऐसे स्टॉक है, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये अगर लाइन सब उसके ऊपर है तो ये पॉजिटिव है। अब अगर कभी मान के चलो कि भाई ये चीज की सेटिंग थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को सेटिंग नहीं समझेगी आप लोगों को ध्यान में नहीं आएगा। जब सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाते हैं, इनपुट्स के अंदर क्लोज सोर्स होता है, हमारा बेंचमार्क कौन सा होता है? निफ्टी होता है। अब आप लोगों को लॉक पीरियड यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पे पीरियड बदल सकते हैं। देखो इससे पहले आप लोगों को जब मैं बताता था, अगर थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, तो मैं क्या लगाता था हर मर्तबा? रिलेटिव स्ट्रेंथ, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे लगाता था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक लगाता था, जो भारत ट्रेडर का था। 4000 लोग उसको यूज करते थे। जब मैं यहाँ पे ऐसे लगाता था और आप लोगों को क्या बताता था कि भाई आप लोगों को देखना है कि कितने दिन में ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सेटिंग में जाके आप लोग क्या करते थे, यहाँ पे पीरियड बदलते थे। पहले तो बेंचमार्क निफ्टी से मुकाबला करना है हम लोगों को ऑटो को, तो यहाँ पे पीरियड लगाते थे 123, ये पीरियड लगाते थे। जब इसको पीरियड लगाते थे तो बताता था कि क्या है, ये जीरो लाइन के ऊपर गया, ग्रीन बन गया, इसका मतलब 123 दिन के अंदर निफ्टी ऑटो हमारे निफ्टी के मुकाबले में आउट परफॉर्म कर रहा है। अब मगर मुझको देखना है कि भाई 55 दिन के अंदर क्या कर रहा है, तो आप लोग क्या करते थे या मैं क्या करता था, यहाँ जाता था और यहाँ पे क्लिक करके इसको क्या कर देता था, टाइम पीरियड इसको कितना चेंज कर देने का, 55 कर देने का। जब 55 करेंगे तो यहाँ से आज के दिन में ये 55 डेज यहाँ होते हैं, तो अगर यहाँ का मुकाबला अगर करेंगे तो 55 डेज के अंदर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जीरो लाइन के ऊपर अगर लाइन चल रही है, जो कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो 55 डेज के अंदर भी निफ्टी ऑटो निफ्टी के परफॉर्मेंस यहाँ आउट परफॉर्म कर रहा है। अब अगर कभी मैं बोलूँ 21 दिन में देखो, 5 दिन में देखो, 10 दिन में देखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर टाइम यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? अब मुझको अगर सिर्फ 21 दिन का देखना है, जो कि मैं आप लोगों को बताया था, 21 दिन के अंदर देखूंगा तो देखो ये भी निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब निफ्टी ऑटो आज ऐसा सेक्टर है जो निफ्टी के परफॉर्मेंस में यानी आउट परफॉर्म कर रहा है, जो 21 दिन के अंदर भी पॉजिटिव है, 55 दिन के अंदर भी पॉजिटिव है, 123 दिन के अंदर भी पॉजिटिव है। तो ये चीज समझ में आ गई कि भाई हम लोग अभी तक, मैं आपको जितनी मर्तबा भी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, यही वाला चीज बताया था। लेकिन अगर कभी आप लोगों को वन टाइम के अंदर तीनों टाइम फ्रेम को कवर करना हो, तो आप लोग अभी वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ ना यूज करते हुए आप लोग क्या करें, यहाँ पे आप लिखो सेक्टर, ये वाला आप लोग देखना है। भाई जब ये वाला देखेंगे तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे मेरा सेशन खत्म होने के बाद शेयर कर दूंगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अफनान ताजुद्दीन भाई, जब ये लगा देंगे तो आप लोगों को जो भी सेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, आप लोगों को जो भी सेक्टर लगा हुआ है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 21 दिन यहाँ सेटिंग की हुई है। ये देखो RS पीरियड 1 जो ब्लू लाइन को दर्शा रहे हैं, RS 2 पीरियड मतलब 55 डेज को दर्शा रहे हैं, और RS 3 पीरियड 123 दिन को, यानी तो निफ्टी के मुकाबले के अंदर ये तीनों टाइम फ्रेम के अंदर हमारा ऑटो अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, आउट परफॉर्म है। और कोई आपकी नजर में होगा वो स्टॉक अगर आप देखना चाहो तो बताओ कौन से ऐसे सेक्टर है जो मैं देखूं कि वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं अपने तीनों टाइम फ्रेम पे। मैं एक देख लेता हूँ, CNX ऑटो, CNX IT देख लेता हूँ खाली आप लोगों को समझाने के लिए। अब बताओ CNX IT की अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लू लाइन है वो 21 दिन की है, तो 21 दिन यानी आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन 55 दिन की अगर मैं बात करूं तो ये जो यहाँ पे जूम कर देता हूँ, जो यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है,
ये जीरो लाइन से 55 दिन की लाइन नीचे चल रही है कि ऊपर चल रही है? नीचे चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया है, 55 दिन के अंदर ये निफ्टी से आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, और 123 दिन तो और ही नीचे चल रही है। इसका मतलब वो 123 दिन के अंदर भी यहाँ पे आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ 21 दिन आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या हो गया, एक ही टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है। जो अभी एक भाई साहब ने सवाल किया हुआ था, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है? तो आप लोगों को बस सिर्फ एक इंडिकेटर से पता चल जाएगा कि ऐसे स्टॉक हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव में। अभी तक यहाँ पे क्लियर हुआ? उसकी सेटिंग आप लोग समझ लें, यहाँ सेटिंग में कोई चेंज नहीं किया हूँ, सब ऐसे ही रखा हूँ। अब आप लोगों को अगर कभी देखे जाए तो यहाँ बहुत ढेर सारे इंडाइसेस लगे हुए, थोड़ी देर के लिए ये बाद में आते हैं, पहले अब ये चार्ट हम लोग समझ लेते हैं। अब चार्ट समझने के लिए अगर कभी मैं ये देखूं और इसको चार्ट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करूं, तो यहाँ पे सबसे टॉप में आप लोगों को CNX ऑटो दिख रहा है, जो एक मिनट, इसको थोड़ा सेटिंग बदलता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। टाइम टेबल राइट कॉर्नर की जगह पर मैं इसको पिन कर देता हूं और लेफ्ट कॉर्नर कर देता हूं। नहीं, इसको लेफ्ट कॉर्नर की जगह राइट कॉर्नर। ये देखो, अभी अगर बहुत छोटी स्क्रीन हो गई है क्या? नहीं, फिर भी इसको थोड़ा सेटिंग बदलता हूँ। छोटी हो गई है, मैं इसको बड़ा करता हूँ यहाँ से, ये राइट कॉर्नर टीम की जगह पे स्मॉल कर देता हूँ। अब देखो, अभी आप लोगों को दिखाई दे रहे? बोलो, अभी दिखाई दे रहा है क्लियर? अभी चार्ट को थोड़ी देर भूल जाइए। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, अभी आप बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया उन्होंने खुद बताया हुआ है। यहाँ पे जो मेरा कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कभी देखूं तो ये एक है जो आउट परफॉर्म करने वाले सेक्शन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखूंगा तो ये मिक्सड अप है, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखूंगा तो ये क्या है, अंडर परफॉर्म है। अब यहाँ पे अगर कभी आउट परफॉर्म वाले सेक्टर देखूं तो CNX ऑटो 21 दिन के अंदर ये पॉइंट पे चल रहा है, 55 दिन के अंदर ये पॉइंट पे चल रहा है, 123 दिन के अंदर ये पॉइंट पे चल रहा है। तो इससे क्या समझ में आया? बताओ, किसी को बात क्या समझ में आई? ये जो लिखा है इससे क्या समझ में आया? ये ओवरऑल शायद कुछ जी, 123 दिन के अंदर, 55 दिन के अंदर और 21 दिन के अंदर रियल CNX ऑटो। अब दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा है? CNX कंजम्पशन। अब यहाँ पे मैं CNX कंजम्पशन लगाऊंगा तो देखो निफ्टी कंजम्पशन, तो यहाँ पे आते हैं क्या? कभी निफ्टी डालना पड़ता है, कभी CNX डालना पड़ता है, आप लोग अच्छी समझ के कर लेना। देखो CNX कंजम्पशन लिखा है। अब मैं इसको जब मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये नीचे वाला जो चार्ट था वो लगाता हूं, तो देखो, बताओ CNX कंजम्पशन कहाँ भाग रहे हैं? देखो, आसमान उड़ रहे हैं। अब हम लोगों को अगर पता चल जाए कि CNX कंजम्पशन आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी के मुकाबले में, तो ऐसे स्टॉक, इसके अंदर के स्टॉक अगर आप लोग ढूंढ के निकालेंगे तो आप लोगों को जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, चाहे वो कैप्सूल 1 हो, 2 हो, 3 हो, बॉटम सनफ्लावर हो, SMC हो, अगर इस वाले सेक्टर में के स्टॉक उठाएंगे तो आप लोगों को फायदा होगा कि नहीं? आप लोगों का भरोसा बैठेगा कि नहीं कि भाई हाँ, ये वाले स्टॉक चल सकते हैं? क्यों? उसके सेक्टर भाग रहे हैं। अब देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल और CNX MNS करके जो आप लोगों को मैं यहाँ से बताया था आप लोगों को, तो वो इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये आप परफॉर्म कौन सा कर रहा है? यही 4 स्टॉक ऐसे हैं, 4 सेक्टर ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और ये वाला मिक्सड अप है, मतलब बोले तो निफ्टी FMCG में अगर देखेंगे तो 21 दिन के अंदर पॉजिटिव है, 55 दिन के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन 123 दिन के अंदर निगेटिव है, लेकिन एकदम नॉर्मल में है। हो सकता है कि 2-4 रोज के अंदर ये 123 दिन को भी आउट परफॉर्म करना चालू कर दे। CNX अगला अगर आउट परफॉर्म वाला लिस्ट हो सकता है ये उठ के यहाँ पे भी आ जाए 2-4-6 दिन के अंदर। CNX फार्मा जो देखेंगे तो 21 दिन के अंदर निगेटिव है, लेकिन 55 दिन के अंदर पॉजिटिव है, और 123 दिन के अंदर निगेटिव है। तो आप लोगों को मिक्स्ड वाले यहाँ पे दिख जाएंगे, अंडर परफॉर्म किया हुआ रियलिटी। अब देखो, रियलिटी के अगर कभी आप सेक्टर उठा रहे हो
रियलिटी के अगर आप स्टॉक उठा रहे हो तो क्या गारंटी है कि जब सेक्टर चल नहीं रहा है, सेक्टर के अंदर कोई बुलिश नहीं है, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड वाले या कोई भी बड़े प्लेयर इसके अंदर अपनी पोजीशन नहीं बना रहे हैं, तो ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो कि हम लोगों को एक ही क्लिक से हम लोगों को पता चल गया है। तो ऐसे वाले स्टॉक अगर हम लोग उठा भी लिए तो अगर कभी वो रिटर्न देंगे तो ज्यादा रिटर्न नहीं देंगे, क्योंकि उसका जो बोलना चाहिए कि दादा है, जैसे कि हर मतमा में बोलता हूँ, उसका जो बैकग्राउंड है या उसका जो खानदान है वही नहीं चल रहा है, तो सिर्फ एक स्टॉक भाग के रियलिटी को पॉजिटिव नहीं कर पाएगा। तो अंडर परफॉर्म किए हुए स्टॉक अगर इसके अंदर से अगर आप लोगों को कोई ट्रिगर हो रहे होंगे आपके सेटअप के अंदर, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो से क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्टॉक खुद ब खुद हमारे हट जाएंगे और क्वालिटी स्टॉक के अंदर हम लोगों की माइंड बढ़ जाएगा। ऐसे मिक्स्ड वाले स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो एफएमसीजी के अंदर काम कर सकते हो। तो क्या है, हम लोगों को बॉटम से पकड़ने में मिल जाएगा, क्योंकि 21 दिन 55 दिन के अंदर पॉजिटिव है, 123 दिन के अंदर कुछ ही वक्त के बाद अगर ऐसे ही एफएमसीजी चलता रहा तो ये मिक्स वाले में से उठ के हो सकता है वो यहाँ आ जाए। और आज की अगर कंडीशन देखूं तो निफ्टी ऑटो जो करेंगे तो ये आउट परफॉर्म है, कंजम्पशन है, ड्यूरेबल है और सीएनएक्स है। तो अभी आप बताओ, आपको सिर्फ एक इंडिकेटर से बात पता चल गई कि नहीं कि कौन सा सेक्टर अभी आउट परफॉर्म कर रहा है? बोलो, क्लियर हो गया अभी? जी क्लियर हो गया बिल्कुल जी। तो ये एक चीज आप लोगों को अच्छी से देख लें कि ये जो एक सेक्टर रोटेशन का जो मैं अभी स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो इसके अंदर एक तो चीज यहाँ से नजर आ जाती है। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे रियलिटी लगा के भी आप लोगों को बता देता हूँ कि अंडर परफॉर्म कर रहा है रियलिटी, CNX रियलिटी, ये देखो ये लगाया, ये जीरो लाइन के देखो सब नीचे है, लेकिन अगर कभी ये आपको रेड वाली लाइन जो देखेंगे तो वो क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ चली है, लेकिन अगर कभी 21 दिन देखेंगे तो नेगेटिव है, 55 दिन भी नेगेटिव है। ये देखो दिखाई दे रहा है, सब जीरो लाइन के नीचे है, इसलिए अंडर परफॉर्म है। कोई भी एक लाइन ऊपर अगर रहेगी तो ये यहां से उठ के क्या हो जाएगा, मिक्सअप में आ जाएगा। अब मुझको अगर लगता है कि भाई इतने ढेर सारे इंडाइसेस हम लोगों को देख के क्या फायदा, क्यों हम लोगों बैंक नहीं देखते हैं, CNX 200 छोड़ दीजिए, PSU बैंक नहीं देखना है, मिड कैप, मीडिया, ये सब जितने भी स्टॉक होते हैं तो ये स्टॉक तो हम लोग देखते नहीं है, प्राइवेट बैंक नहीं देखते हैं, ये सब हम लोगों के काम का नहीं है। तो आप लोग क्या करें, आप लोगों को जितने की जरूरत है वो यहाँ रख सकते हो, बाकी हटा सकते हो, तो ये बॉक्स खुद बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे जाइए, जाने के बाद जब आप क्लिक करेंगे, अच्छा अब एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूँ 21, 55, 123, आप यहीं पे चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो भाई, 5 दिन का बता दो, 10 दिन का बता दो। एक मिनट, आप लोग यहाँ पे जाइए, सेटिंग में जाइए, 5 दिन का बताओ, 10 दिन का 10 दिन का बता दो, उसके बाद सिर्फ 15 दिन का बता दो। देखो अब जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं जब यहाँ पे क्लिक किया ये चेंज हो गया, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो इसके अंदर देखो क्या हो गया, खुद ब खुद ये सब चेंज हुआ कि नहीं। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या हो गया, उठ के इधर आ गया और टॉप पे पहुंच गया, जिसके अंदर 21 दिन, यहाँ 21 लिखा है, उसकी सेटिंग छोड़ दो, लेकिन चूंकि मैं बदला हूं 5, 10, 15 किया हूं, तो ये जो लिखा है थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लेकिन आप ये समझो कि मैं इसको 5 किया हूं तो देखो यहाँ चेंज हो गया। जो आईटी वाले जो सेक्टर था अब वो पॉजिटिव हो गया 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर। कंजम्पशन, एफएमसीजी, ऑटो, अब ये सीरीज बन गए। जो मिक्स वाला जो भर के था वो खत्म हो गए, अंडर परफॉर्म में ढेर सारे चले गए। तो चीज क्लियर हुई कि नहीं? आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम में चाहिए तो आप ऐसे टाइम बदल के देख सकते हो, क्योंकि ये डिफॉल्ट रहता है, मैं भी डिफॉल्ट रहने देता हूं 21, 55, 123। ओके, अब अगर आपको चाहिए कि भाई बेस्ट टाइम फ्रेम यही है क्या बेस्ट टाइम फ्रेम ये 21, 55 और 123 है ना? आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर एकदम डिटेल में बताया हुआ था कि 21 दिन किस मायने में आता है, 55 दिन किस लिए आता है और 123 दिन किसके लिए आता है। 21 दिन एक महीने की पीरियड में, एक महीना ट्रेडिंग पीरियड में बुलिश है कि बेरिश है, 21 दिन में देखा जाता है। 55 दिन में 3 महीने का होता है, 123 दिन मतलब वो तो 6 महीने का होता है।
तो आप लोगों को 6 महीने का ट्रेंड पता चलेगा, 3 महीने का ट्रेंड पता चलेगा, 1 महीने का ट्रेंड पता चलेगा। अब आपके हिसाब से जितने महीने का ट्रेंड देखना हो उस हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब आप लोगों को लगता है कि भाई जितने भी यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं, अब यहाँ पे वो चीज नजर आना चाहिए, तो देखो यहाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे एनएससी बैंक निफ्टी, मुझको ये नहीं चाहिए, अनटिक कर दो। और कौन सा नहीं चाहिए समझो, फाइनेंस नहीं चाहिए, अनटिक कर दो। और सीएनएक्स मीडिया नहीं चाहिए, अनटिक कर दो, क्योंकि मीडिया के एक भी स्टॉक हमारे कंप्लाइन नहीं होते हैं। पीएसयू बैंक अनटिक कर दो, प्राइवेट बैंक अनटिक कर दो, और हो गया कम, इतने अनटिक कर दिया मैं। और इसको मैं बोल दिया सेव एज डिफॉल्ट, ओके कर दिया। देखो बॉक्स छोटा हो गया कि नहीं, अब पढ़ने में आ रहा है। इसको चाहो तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये चीज आप लोगों को बताना था, आई होप मैं सही तरीके से आप लोगों को बता पाया हूँ। अब किसी का कोई से रिलेटेड है वो उसको अनटिक करना है कि रखना है? किसको? नीचे स्मॉल कैप और वो उसका है मिड कैप, उसका भी है, तो उसको अनटिक करना है कि रखना है? आप अगर उसके अंदर काम करते हैं तो आप टिक करके रखो, नहीं करते हो तो अनटिक कर दो। क्लियर? अभी आपको अगर लगता है कि मैं CNX 200 के अंदर काम करता हूं तो उसको टिक कर लो। आपको लगता है कि नहीं करना है काम तो हटा सकते हो। मैं आप लोगों को बताया हूं कि CNX 200 मतलब बोले तो 200 स्टॉक की लिस्ट है। अब 200 स्टॉक की लिस्ट के अंदर अगर आपका स्टॉक होगा तो आप इसको भी ट्रैक करो, नहीं तो ना कोई तो सेक्टर से रिलेट करेगा ना। जैसे मैं आप लोगों को ये बताया, कोई भी स्टॉक आप उठा लो, नाम डालो, तो उसका यहीं से पता चल जाएगा ना भाई कौन से सेक्टर का है। आप सेक्टर वाइज जाओ या ब्रॉडर इंडेक्स के वाइज जाओ। सेक्टर वाइज जाना बहुत आसान होता है, इस सेक्टर वाइज बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है 200 में देखना है तो देखो यहीं पे दिखाई देगा। देखो BSE के 200 के अंदर भी ये स्टॉक, ये वाला यूनो मिंडा आता है। और भी देखेंगे तो यहाँ समझ में आएगा भाई निफ्टी देखो, अगर ये निफ्टी 200 या 500 के अंदर में होगा, जैसे मैं अभी ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यूनो मंडा कौन कौन से इंडाइसेस के अंदर है, तो वो दिखा रहा है कि BSE 500 में भी है, BSE 200 में भी है, निफ्टी 500 में भी है, BSE ऑटो में भी है, और ये जितनी लिस्ट दिख रही है सब के अंदर वो स्टॉक है। तो अभी 200 वाला अगर आपको ट्रैक करना है और आपको यूनिमंडा समझो आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप क्या कर सकते हो, वो देख सकते हो कि भाई ये वाला भी फॉलो करना है तो आप फॉलो करो। क्लियर? और किसी का क्वेश्चन? जी, किसी का क्वेश्चन नहीं? क्लियर हुआ अभी आप लोगों को कैसे सेक्टर को कैसे ट्रैक करना है? जी, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, कोई कंफर्म करें। हाँ सर, क्लियर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।